अस्सलाम वालेकुम। टाइम फॉर स्टोरी में एक बार फिर से खुशामदीद। वो अंधेरी रात थी। बादलों की गरज दिल दहला देने वाली थी। बिजली की चमक किसी भी लम्हे आंखों की रोशनी ज़ाहिर कर देने को तैयार थी। ऐसे में अपने घर से निकलना बेवकूफ़ी था, और वो बेवकूफ़ी साजिद और उसके 3 दोस्त कर चुके थे। इन दिनों दिसंबर की छुट्टियां थी। सब दोस्त साजिद के घर जमा थे और शाम की चाय एंजॉय कर रहे थे। शाम बहुत सुहानी थी। आसमान को स्याह बादलों ने ढांपा हुआ था। सर्द हवा सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर रही थी। बातों ही बातों में साजिद बोला, क्यों ना छुट्टियां किसी पहाड़ी इलाके में गुजारी जाएं। ये चारों दोस्त खाते पीते और अमीर घराने के थे। साजिद की ये बात सुनकर कासिम और अली ने इसकी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन सोहेल बोला, नहीं यार, मौसम बहुत ख़राब है। सोहेल बाकी दोस्तों से ज़रा डरपोक था। साजिद, अली और कासिम के इसरार करने पर सोहेल भी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया, और तैयारी के लिए सब दोस्त अपने अपने घर चले गए। कुछ देर बाद सभी दोस्त अपना अपना सामान लेकर साजिद के घर वापस आ गए, क्योंकि सभी दोस्तों का घर साजिद के घर के पास ही था। आते ही सब दोस्त गाड़ी में सवार हुए और अपनी मंजिल की तरफ रवां हो गए। साजिद ड्राइव करने के लिए गाड़ी में बैठा और कासिम इसके साथ आगे बैठ गया। अली और सोहेल पीछे बैठ गए। मौसम मज़ीद ख़राब हो गया। हल्की हल्की हवाएं आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होने लगीं। दरख्तों से पत्ते तेज़ी से झड़ने लगे। साजिद ने एफएम ऑन किया और सब दोस्त म्यूज़िक से लुत्फ़ उठाने लगे। जूं जूं कार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, मौसम की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था। अंधेरे पर अंधेरा छा रहा था। बादलों ने गरजना शुरू कर दिया। साजिद और कासिम इस मौसम को एंजॉय कर रहे थे, जबकि सोहेल वहशत महसूस करने लगा। और सोहेल बोला, मैंने पहले ही बोला था कि मौसम बहुत ख़राब है। अब भी वक्त है, घर वापस चलते हैं। सोहेल मौसम की सख्ती देखते हुए बोला। साजिद और कासिम इसका डर समझने के बजाय इसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। 2 मिनट के बाद साजिद ने एफएम पर चैनल चेंज किया। मौसम ख़राब होने की वजह से एफएम से एक भयानक और बुरी सी आवाज़ आने लगी। मौसम की शिद्दत में इजाफा हो गया और बारिश ने बरसना शुरू कर दिया। बिजली की चमक ने कार की हेडलाइट को मांद कर दिया। सुनसान बियाबान जंगल से गुजरते हुए एक अलग सा एहसास आप पर तारी हो जाता है, और ये एहसास इस वक्त वहशियत बनकर आपको डसने लगता है। जब दिल को दहला देने वाली आवाज़ें आपका पीछा करने लगे, आपका नाम पुकारें, आप इन आवाज़ों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करें, मगर वो आवाज़ें हर गुज़रते लम्हे के साथ आपके करीब से करीब तर आती जा रही हों, और ये वहशियत इस वक्त आपकी जान निकाल देती है जब एक हाथ आपके शाने पर हो। एफएम पर आरजे की पुरस्रार बातें सोहेल और अली को अपने शहर में ले चुकी थीं। स्टॉप इन यार, सोहेल बोला, बंद करो एफएम को। अचानक एक झटके के साथ साजिद ने ब्रेक लगाई। क्या हुआ, ब्रेक क्यों लगाई? अली बोला। पता नहीं, खुद ब खुद ही ब्रेक लग गई है। साजिद ने कार स्टार्ट करने की पूरी कोशिश की, मगर स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यार जल्दी करो। सोहेल के चेहरे पर खौफ नुमाया था। वो किसी भी तरह इस सुनसान सड़क से ओझल होना चाहता था। बारिश की गिरती बूंदें, बिजली की चमक, बादलों की गरज सोहेल को खौफ के अंधेरों में धकेल रही थी। इसके हाथों की कपकपाहट अली को साफ दिख रही थी। वो इसे हौसला दे रहा था, मगर खुद भी इस खौफ में मुब्तला था। साजिद ने कार का दरवाज़ा खोला और तूफ़ानी बारिश में कदम रखा। कदम रखने की देर थी कि इसका पूरा जिस्म तर हो गया। सुर्ख शर्ट के नीचे पहनी हुई बनियान वाज़िया तौर पर दिखने लगी। वो इंजन की तरफ बढ़ा, मगर इसे कुछ समझ नहीं आया। जानवरों की आवाज़ें मज़ीद वाज़िया हो गईं। 3 सेकंड में वो वापस ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। इसका वजूद भीग चुका था। इसके होंठ नीले हो गए। क्या हुआ? कासिम ने पूछा। लगता है इंजन में पानी चला गया। टिश्यू पेपर से अपना चेहरा साफ करते हुए साजिद बोला। अब क्या सारी रात इसी जगह पर गुजारनी पड़ेगी? सोहेल ने धीमे लहजे में कहा।
जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। अचानक बारिश में अगर आपकी कार बियाबान जंगल में ख़राब हो जाए और एक साया आपको विंडो से नज़र आए। आरजे की बातें जारी थी कि अचानक बाहर से कोई विंडो खटखटाने लगा। कौन? मूसलाधार बारिश की वजह से बाहर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कासिम की आवाज़ में भी कपकपाहट आ गई। यार, दरवाज़ा मत खोलना, सोहेल ने समझाया, मगर साजिद ना माना। इसने दरवाज़ा खोला मगर वहाँ कोई भी ना था। अचानक हवाओं का रुख तब्दील हो गया। बारिश की बूंदें कार में दाखिल होने लगी। साजिद की पैंट भी बारिश से गीली हो गई। यार, जल्दी अंदर आ। सोहेल और अली के साथ साथ अब कासिम भी मौसम के हिसार में आ गया। इसका वजूद भी खौफ के ज़ेरे असर हो गया। एक बार फिर विंडो पर दस्तक हुई, मगर इस बार एक साया भी नमूदार हुआ। साजिद ने गुस्से में दरवाज़ा खोला। क्या है? क्यों बार बार तंग कर रहे हो? साजिद ने बाहर निकलते ही इस पर जुमले कसना शुरू कर दिए, मगर वो बूढ़ा शख्स खामोशी से छड़ी के सहारे खड़ा इसकी बातें सुन रहा था। इसका चेहरा लंबे बालों से आधा ढका हुआ था। इसकी कमर में हम था। बेटा, यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं। ये रोड रूहों का भूखा है। जितनी जल्दी हो सके चले जाओ यहाँ से, वरना ये तुम्हें भी खा जाएगा। इस बूढ़े की आवाज़ मूसलाधार बारिश में भी कार तक पहुंच रही थी। सोहेल और अली मजीद घबरा गए। कासिम भी अब बाहर आ चुका था। हमारी कार खराब हो गई है और यहाँ कोई मैकेनिक है? कासिम ने इस बूढ़े शख्स से पूछा। इस जंगल में कोई मैकेनिक मिलेगा तुम्हें? हाँ, अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। पास ही एक हवेली है, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। चाहो तो आज रात वहाँ ठहर सकते हो। ये कहकर बूढ़ा शख्स वहाँ से चल दिया। एक बार फिर बिजली चमकी। बादलों ने डर को हवा दी। अली फौरन कार से बाहर आया। यार, इस तूफानी रात में बाहर रुकने से बेहतर है इस बूढ़े शख्स के साथ इसकी हवेली ही चले जाते हैं। ये सुनसान जगह पर रात गुजारने से तो बेहतर है ना। इसके जिस्म पर कपकपी तारी थी। ठीक है। साजिद ने उस बूढ़े शख्स को आवाज़ लगाकर रोका और बोला, ठीक है बुजुर्गो, हम आपके साथ ही चलते हैं। सब इस बूढ़े के पीछे चल दिए। सुनसान सड़क पर बारिश की बूंदों के साथ इन सब के कदमों की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। थोड़े ही फासले पर एक हवेली नजर आई। लोहे का जालीदार गेट तूफानी हवा में खड़खड़ाहट की आवाज़ पैदा कर रहा था। एक अजीब सी आहट इस हवेली के बाहर सुनी जा सकती थी। बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर मेन दरवाज़ा खोला। 10 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा दरवाज़ा दिलकश तो ना दिखा, मगर एक वहशियत ज़रूर रखता था। सब अंदर चले गए। सब दोस्त बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। सब के जिस्म पर कपकपी तारी थी। हवेली में अंधेरा था। बिजली की चमक ने हर चीज़ को रोशन किया। सामने एक सोफ़ा था जिसे फटे पुराने कपड़े से ढका हुआ था। दाएं तरफ 60 की दहाई का एक डाइनिंग टेबल जिसने मिट्टी का एक लबादा ओढ़ा हुआ था। बाएं तरफ एक कमरा था जिसको देखकर किचन का गुमान हो रहा था। एक आहट वहां से मुसलसल आ रही थी। गरज की आवाज़ ने इस आहट को मद्धम कर दिया। कितनी सुनसान है ये हवेली, आगे बढ़ते हुए साजिद ने कहा। अचानक दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। सब ने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? सोहेल ने कहा। इसका चेहरा इसके डर को जाहिर कर रहा था। ये हवेली 100 साल पुरानी है। सब दरवाजे जाम हो चुके हैं। कब खुलते हैं कब बंद होते हैं पता ही नहीं चलता। खैर, तुम ऊपर चले जाओ, आराम करो। बूढ़ा शख्स किचन में चला गया और फिर 4 कैंडल हाथ में लिए वापस आया। ये लो, यहाँ रोशनी सिर्फ इन्हीं से ही होती है। और याद रहे, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना। और खांसती हंसी के साथ वापस किचन में चला गया। किचन में जाते ही वो हंसी गायब हो गई। बिजली की चमक ने एक बार फिर अंधेरी हवेली को नीली रोशनी से जगमगा दिया। सब धीमे कदमों से सीढ़ियाँ चढ़े। हाथों में कैंडल रोशन थी।
मगर हवा के झोंके इस रोशनी को भी उचक ले जाने को तैयार थे। ऊपर वाली मंजिल पर 4 दरवाजे थे। सब एक एक कमरे में चले गए। साजिद दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। कैंडल की रोशनी ने अंधेरे कमरे को नीम रोशन कर दिया। सिर्फ एक टूटा हुआ बेड था जिसको स्याह कपड़े से ढका हुआ था। एक टूटी हुई अलमारी थी। दीवार पर जानवरों के हाके बने हुए थे। बिजली की चमक इन हाकों में जान डाल देती थी। उस कमरे में एक खिड़की थी जो कि बाहर की तरफ खुलती थी। साजिद ने खिड़की खोलकर देखा तो बाहर एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। साजिद कब्रिस्तान को देखकर डर गया और उसने खिड़की फौरन बंद कर दी। इसका जिस्म भीगा हुआ था। इसकी नज़र अलमारी पर पड़ी। साजिद ने कैंडल को बेड पर रखा और अलमारी की तरफ बढ़ा। बरसात ने इस अलमारी को जाम कर दिया। वो खोलने की कोशिश कर रहा था। एक जोरदार झटके से दरवाज़ा खुला। अलमारी खोलते ही इस पर एक मकड़ा गिरा। उसको देखते ही इसकी चीख निकल गई और खुद ही हंसने लगा कि इसमें डरने वाली क्या चीज़ थी। अलमारी में जाले ऐसे बने हुए थे जैसे सालों से इसको ना खोला गया हो। सामने इसको एक चादर पड़ी नजर आई। इसने इस चादर को उठाया और झाड़ कर खुद पर ओढ़ा और बेड पर जा लेटा। एक कपकपी इस पर तारी थी। बिजली की चमक और हवाओं की आवाज़ें निहायत भयानक लग रही थीं। खड़ खड़ की आवाज़ें इसकी नींद को उचक ले गईं। एक चीख की आवाज़ आई और वो डर गया। कदमों की आहट इसे सुनाई देने लगी। वो उठकर दरवाजे के करीब गया। कौन है, कौन है? लर्जते लबों से पूछा, मगर कोई जवाब ना आया। इसने दरवाज़ा खोला मगर वहाँ कोई ना था। लंबे सांस लेते हुए वो आगे बढ़ा मगर अंधेरे के सिवा कुछ ना नजर आया। बिजली चमकी तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहाँ कोई दरवाज़ा ना था। वो दरवाजे जिनके जरिए चारों दोस्त अपने अपने कमरे में दाखिल हुए थे, सब गायब हो गए। कासिम, अली, सोहेल, वो चिल्लाने लगा। गरज चमक में इजाफा हो गया। वो वापस मुड़ा तो एक और झटका लगा। उसके कमरे का भी दरवाज़ा वहाँ नहीं था, सिर्फ दीवार थी। वो घबरा गया। एक साया नमूदार हुआ मगर आंखों से ओझल हो गया। एक तरफ अंधेरा छा गया। वो चिल्लाने लगा मगर वहाँ कोई ना आया। उधर करवटें बदल बदल कर कासिम का जिस्म हलकान हो गया। वो नई जगह और गीले कपड़ों में सो नहीं पा रहा। उसने दीवार की तरफ करवट ली। उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके साथ लेटा है। उसने पीछे मुड़कर देखा मगर अंधेरे में कुछ नजर न आया। बिजली की चमक ने दीवार पर एक साया बनाया। वो चौंक कर उठ बैठा। पीछे मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई न था। खौफ इसके चेहरे से जाहिर होने लगा। कदमों की आवाज़ कमरे के बाहर से सुनाई देने लगी। इसने हाथ में कैंडल ली और नंगे पांव दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और वहशियत थी। वो आगे बढ़ा और साजिद के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया मगर इसने दरवाज़ा ना खोला। अचानक सोहेल के कमरे से एक चीख की आवाज़ आई और कासिम इसके कमरे की तरफ बढ़ा। सोहेल, सोहेल, तुम ठीक तो हो? दरवाज़ा खोलो। वो दरवाज़ा खटखटाने लगा मगर कोई जवाब ना आया। चीख भी गायब हो गई। पुरइसरार खामोशी ने आ घेरा। इसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई इसके पीछे है। कासिम ने मुड़कर देखा मगर वहाँ कोई न था। हाथ में मौजूद कैंडल हवा के झोंके से बुझने को तैयार थी। अली का दरवाज़ा खुला था। कासिम आगे बढ़कर कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ अली मौजूद ना था। अली, इसने पुकारा मगर कोई जवाब ना आया। वो चलते चलते सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। किचन से आहट सुनाई दी। अली, ये तुम हो? इसने नीचे झांकते हुए पूछा मगर कोई जवाब ना आया। आहट मजीद वाज़िया हो गई। वो लर्जते कदमों के साथ सीढ़ियाँ उतरने लगा। कासिम नंगे पांव था मगर जब भी वो सीढ़ियों के अगले स्टेप पर कदम रखता एक आहट सुनाई देती। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई इसके साथ साथ नीचे उतर रहा हो। वो कदमों की आवाज़ थी। इसने अपने आगे पीछे देखा मगर कोई नजर ना आया।
ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے ہاتھ میں جو موم بتی تھی وہ بجھ گئی اور اندھیرے نے آ گھیرا۔ حویلی کے مین دروازے پر دستک ہونے لگی، مگر جب وہ اس کے پاس گیا تو دستک کی آواز گل ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پلٹا تو ایک سایہ کچن میں جاتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ دھیمے قدموں کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ قاسم برسات کے موسم میں بھی پسینے سے بھیگ رہا تھا۔ یہ پسینہ خوف کا تھا، وحشت کا تھا۔ وہ کچن کے دروازے کے قریب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا، اس کے شانوں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ایک چیخ کی آواز گونجی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ آہستہ سے پلٹا تو وہاں ساجد تھا۔ وہ خود بھی خوف کے پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تم؟ اس کی آواز ہکلانے لگی۔ سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ساجد، اس حویلی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، قاسم نے گھبرا کر کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ساجد بولا۔ ہمیں باقی دونوں کو بھی آگاہ کر دینا چاہیے۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ اوپر آ رہے تھے۔ ادھر علی اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ اسے گیلے کپڑوں کی وجہ سے الجھن محسوس ہونے لگی۔ علی نے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینک دی اور لیٹ گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہی شرٹ کسی نے زمین سے اس کے منہ پر اچھال دی۔ وہ چونک گیا۔ ادھر ادھر دیکھا، کھڑکی کھلی تھی۔ لگتا ہے ہوا کچھ زیادہ ہی تیز چل رہی ہے۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کو بند کرنے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر کی طرف کھڑکی کو بند کرنے کی غرض سے بڑھایا تو ایک سرخ رنگ کی بوند اس کے بازو پر نمودار ہوئی۔ اس نے باغور دیکھا تو وہ خون کی بوند تھی۔ اس نے باہر جھانکا مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ دوبارہ اپنے بازو کی طرف نگاہ دڑائی، وہ خون اب غائب ہو چکا تھا۔ علی خود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، یار لگتا ہے سہیل کا اثر مجھ پہ بھی ہونے لگا ہے۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر یہ مسکراہٹ اس وقت غائب ہو گئی۔ جب اس نے اپنی بنیان پر خون کی چھینٹیں دیکھے، اس نے انہیں بھی معمولی جانا اور کھڑکی بند کرنے لگا اور پھر واپس جا کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی وہ لیٹا، ایک تیز دھار خنجر کا سایہ اس کو دیوار پر نظر آیا۔ قاسم اور ساجد اوپر کی طرف بڑھ رہے تھے تو سہیل ان کی طرف دوڑتے ہوئے آیا۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا سہیل، تمہاری یہ حالت، کیا ہوا؟ ساجد نے اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وہاں، وہ اپنے کمرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کیا ہے تمہارے کمرے میں؟ ساجد بولا۔ ادھر کوئی ہے، بار بار ایک آہٹ سنائی دے رہی ہے، سہیل نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تینوں مزید سہم گئے۔ اب بس، اب یہاں مزید رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جلدی سے علی کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور نکلنے کی کرتے ہیں۔ ساجد کی باتوں پر دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بجلی کی چمک میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گرج کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی بادل ان کے سروں پر ہوں۔ وہ چل رہے تھے۔ اچانک ساجد کو اپنے پاؤں گیلے محسوس ہوئے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، موم بتیاں بھی بار بار بجھ رہی تھی۔ واضح طور پر کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں کچھ ہے، میرے پاؤں گیلے ہو رہے ہیں۔ سب کی نظر زمین پر تھی۔ بجلی دوبارہ چمکی تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ساجد کے پاؤں خون میں سرخ ہو چکے تھے۔ خوف کے سبب ان کے ہاتھ سے کینڈل نیچے گر گئی۔ سہیل اور قاسم نے ایک دوسرے کو دبوچ لیا۔ ان کی نظر خون پر پڑی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ خون علی کی لاش سے آ رہا تھا۔ علی کا سر کٹا ہوا تھا، آنکھیں کھلی تھیں۔ سہیل کی چیخ نے بادلوں کو خاموش کروا دیا تھا۔ ساجد کو بھی ایک جھٹکا لگا۔ اس سے پہلے کہ بجلی کی چمک اندھیرا کر دیتی، ساجد نے دونوں کا ہاتھ پکڑا۔ چلو یہاں سے۔ وہ بھاگتے ہوئے نیچے آئے، مگر ایک آہٹ ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ مین گیٹ کی طرف بڑھے تو ایک آواز نے سب کو پیچھے مڑ کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو تم سب؟ یہ علی کی آواز تھی۔ تینوں اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ وہ بنیان اور پینٹ زیر تن کیے ہوئے تھا۔ اس کی بنیان پر ابھی بھی خون کے نشانات تھے۔ تم؟ مگر تم تو، ساجد نے بخلاتے ہوئے کہا۔ میں کیا؟ وہ ان کی طرف بڑھنے لگا۔ دور ہٹو، ہمارے قریب مت آنا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ تم علی نہیں ہو، ساجد نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، مگر وہ مسلسل قریب آ رہا تھا۔
यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं अली ही हूँ। वो इनकी बातों पर हैरान था। अली इन तीनों की तरफ कदम बढ़ा रहा था। मैंने कहा वहीं रुक जाओ, वरना। साजिद ने दीवार पे लगे एक गुलदान को इसकी तरफ फेंका। अली बोला, पागल हो गए हो क्या? अली के बाजू से खून बहने लगा। तुम्हारे बाजू से खून? कासिम आगे बढ़ने लगा। अली बोला, जब इतने जोर से मारोगे तो खून तो बहेगा। सब इसकी तरफ बढ़ने लगे। अगर तुम जिंदा हो तो वो लाश किसकी थी? सोहेल ने घबराते हुए कहा। कौन सी लाश? कैसी लाश? फिर साजिद बोला, यार, हमें जितना जल्दी हो सके इस हवेली से निकल जाना चाहिए। इस हवेली में ज़रूर कुछ ना कुछ तो है। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। साजिद ने वाज़िया तौर पर कह दिया। मगर इस बारिश में कहाँ जाएंगे हम? कासिम ने पूछा। कहीं भी यार, मगर इस हवेली में अब नहीं रुक सकते, सोहेल ने कहा। साजिद दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा, मगर दरवाज़ा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। यार, दरवाज़ा नहीं खुल रहा। अली और कासिम ने भी मदद की, मगर बेसूद। इस हवेली से निकलना इतना आसान नहीं है। एक हंसी हवा में गूंजी। सब इधर उधर देखने लगे, मगर वहां कोई न था। बिजली की चमक भी इस हवा के मुजस्मे को सामने लाने में नाकाम थी। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? साजिद ने ललकारा। तुम्हारी मौत। एक साया नमूदार हुआ। बिजली चमकने लगी। बादल गरजने लगे। वो साया हर गुजरते लम्हे में अपनी शक्ल तब्दील कर रहा था। पहले वो साजिद की शक्ल में जाहिर हुआ, फिर अली की शक्ल में नजर आया, और अगले ही लम्हे वो गायब हो गया। सब पर वहशत तारी हो गई। दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद रहा। साजिद ने ऊंची आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी, और साथ उसके साथी भी आयतल कुर्सी पढ़ने लगे। जैसे जैसे आयतल कुर्सी पढ़ते जाते, चीहों की आवाज़ तेज़ से तेज़ तर होती जाती, और एक ज़ोरदार झटके से दरवाज़ा खुल गया। चारों दोस्त वहां से निकलने में कामयाब हो गए और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। रात का तूफान आहिस्ता आहिस्ता थम रहा था। रात की स्याही की जगह रोशनाई ने ले ली थी। चारों दोस्त गाड़ी को धकेल कर पास ही एक आबादी की तरफ ले गए, जहां से इन्होंने एक वर्कशॉप से गाड़ी ठीक करवाई। सब ने अपनी जान बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और प्रोग्राम कैंसिल करते हुए अपने घरों की तरफ वापस लौट गए। आइंदा ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।